प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि एक बीवी का अपने शौहर की नाफरमानी करने से अल्लाह ताला कितना नाराज होता है। ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। यह वाक्य है राशिद नामी, एक शख्स का जो अपनी बीवी आयशा के साथ बहुत खुशी से रहता था। राशिद की जिंदगी सादगी और सुकून से भरी हुई थी। उसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास मुस्लिम खानदान से था, जहां उसे इस्लामी तालीम, तहजीब और अदब सिखाया गया था। राशिद मुनासिब तनख्वाह पर एक सरकारी दफ्तर में मुलाजमत करता था और उसकी ज़िंदगी में किसी तरह की कमी नहीं थी। वो हमेशा अपने किस्मत से राजी रहता, हर हालात में अल्लाह का शुक्र अदा करता। राशिद की बीवी आयशा एक ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की थी। उनका निकाह घर वालों की मर्जी से हुआ था, लेकिन शादी के बाद राशिद को यकीन हो चला था कि मोहब्बत की शिद्दत से उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। आयशा ने पहली बार जब घर में कदम रखा तो उसकी मासूमियत और नफासत से घर रोशन हो गया। लेकिन आयशा के किरदार में एक चीज़ बहुत ख़ास थी, उसका अपनी राय और फैसलों पर अड़ जाना। शुरुआती दिनों में दोनों के दरमियान सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर जैसे जैसे वक़्त गुजरा राशिद ने महसूस किया कि आयशा एक खास किस्म की जिद पर अमल करती थी। वो अक्सर अपनी ही मर्जी से फैसले लेती और राशिद की बातें नज़रअंदाज कर देती। राशिद एक बर्दाश्त वाला और सुलझा हुआ शख्स था और वो हर मामले को तहजीब से हल करना पसंद करता था, मगर आयशा के रवैये में कुछ ऐसा था जो हर बार इन छोटे छोटे मसलों को एक बड़ी बहस की शक्ल दे देता। एक दिन की बात है जब राशिद अपने दफ्तर से वापस आया। वो थका हुआ था और उम्मीद कर रहा था कि घर में सुकून मिलेगा, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ उसने देखा कि आयशा ने कुछ बड़े फैसले बिना उससे मशवरा किए ही ले लिए थे। राशिद ने देखा कि घर का फर्नीचर बदला हुआ था, कुछ नई चीज़ें खरीदी गई थीं और यहाँ तक कि कुछ पुराने यादगार सामान भी हटा दिए गए थे। राशिद का दिल यह देखकर भारी हो गया। उसने आयशा से कहा, आयशा, ये सब कुछ कैसे हुआ? तुमने मुझसे पूछे बगैर इतने बड़े फैसले ले लिए? आयशा ने बेजारी से जवाब दिया, मैंने सोचा था कि घर के हालात बदलने चाहिए और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। राशिद ने गहरी सांस ली और नरमी से कहा, आयशा, घर के फैसलों में मशवरा करना ज़रूरी होता है। ये घर हम दोनों का है और मुझे भी कुछ कहने का हक़ है। मगर आयशा की बातों में जिद और गुरूर साफ नजर आ रहा था। उसने जवाब में कहा, तुम हर बार छोटी छोटी बातों पर मशवरा करते रहते हो। मैं अपने फैसले खुद भी ले सकती हूँ और मुझे नहीं लगता कि हर बात पर तुझसे पूछना ज़रूरी है। राशिद की आंखों में मायूसी थी, मगर उसने अपने जज्बात पर काबू रखते हुए कहा, हम दोनों ने मिलकर इस घर को बनाया है। मुझे बस ये लगता है कि हम एक दूसरे की राय का एहतराम करें। आयशा ने उसकी बात को हल्के में लिया और कहा, तुम्हारी राय की कद्र है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं अपने हिसाब से करना चाहती हूँ। हर बार तुम्हारी बात नहीं मानी जा सकती। राशिद खामोश हो गया। उसने आयशा की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। आयशा की नाफरमानी अब उसके दिल में चोट करने लगी थी, लेकिन वो अब भी उम्मीद कर रहा था कि वक़्त के साथ हालात सुधरेंगे। मगर राशिद के सब्र का पैमाना धीरे धीरे भरने लगा था। रिश्ते की इस दहलीज पर मोहब्बत के बावजूद अहम और गुरूर का साया मंडरा रहा था। अब सवाल यह था कि क्या उनकी मोहब्बत इस नाफरमानी और अहंकार को हरा पाएगी या दोनों के दरमियान दरार और बढ़ेगी। आयशा और राशिद की शादी के शुरुआती कुछ महीने बहुत हसीन और खुशगवार गुजरे थे। दोनों के दरमियान मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता था और ऐसा लगता था कि उनकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। लेकिन धीरे धीरे इस मोहब्बत में एक अजीब सी खलिश घुलने लगी। राशिद ने महसूस किया कि आयशा की जिद और उसकी बातों को नज़रअंदाज करने की आदत उनके रिश्ते पर असर डाल रही है। एक शाम राशिद अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने आयशा से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, दोस्तों से मिलना है। तुम्हें कुछ चाहिए बाहर से? आयशा ने उसे देखा और ताने भरी आवाज़ में बोली, तुम्हारे पास मेरे लिए वक़्त ही कब होता है? जब देखो अपने दोस्तों के साथ वक़्त गुजारते हो। अगर मैं कुछ कहूँ
तो तुम मेरी बात को हमेशा टाल देते हो। राशिद को आयशा के ताने और नज़रअंदाज करने का ये तरीका बुरा लगा। उसने नरमी से जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है आयशा, मैं दोस्तों से कभी कभी मिलता हूँ और तुमसे पूछ कर ही जा रहा हूँ। मगर आयशा की नाफरमानी अब एक नई हद पार कर रही थी। उसने अपने लहजे में सख्ती लाते हुए कहा, मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो करना है तुम वही करोगे, तो फिर मुझसे पूछने का क्या फ़ायदा। राशिद के सब्र का पैमाना अब भरने लगा था। उसने सोचा कि आयशा से अब इस मसले पर खुलकर बात करनी चाहिए। वो जानता था कि अगर उसने इसे यूं ही छोड़ दिया तो उनके रिश्ते में खटास बढ़ती जाएगी। राशिद ने गहरी सांस ली और बैठते हुए कहा, आयशा, हमें बात करने की ज़रूरत है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे दरमियान कुछ गलत हो रहा है। मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ, तुम्हारी बातें सुनता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ से वही चीज़ मुझे महसूस नहीं होती। हर बार जब मैं तुमसे कोई राय मांगता हूँ या किसी मसले पर मशवरा करता हूँ तो तुम मुझे अनदेखा कर देती हो। हमारी शादी इस तरह नहीं चल सकती। आयशा ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसका रवैया वही रहा। उसने अपनी जिद भरी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें हर बार मेरी मर्जी पर चलने की आदत डालनी चाहिए। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे पूरा हक है कि उस पर अमल करूँ। मुझे हर बात पर समझौता करने की आदत नहीं है। राशिद ने मायूस होकर उसकी तरफ देखा। वो सोच रहा था कि आयशा का यह रवैया कैसे बदल सकता है। वो जानता था कि उनके बीच मोहब्बत अभी भी है, लेकिन इस मोहब्बत पर गुरूर और अहंकार का साया मंडरा रहा था। राशिद के लिए यह सब सहन करना मुश्किल हो रहा था, मगर उसने अभी भी अपने दिल में उम्मीद बांध रखी थी कि शायद एक दिन आयशा को उसकी बातें समझ में आ जाएंगी। अगले कुछ दिन इसी तनाव में गुजरे। राशिद और आयशा के बीच खामोशी छा गई थी। दोनों एक ही घर में रहते हुए भी जैसे दो अलग अलग दुनिया में थे। राशिद ने कई बार सोचा कि इस मसले को हल करने के लिए उसे एक कदम उठाना चाहिए, लेकिन आयशा का गुरूर उसे हर बार रोक देता था। एक रात की बात है जब राशिद देर रात तक अपने ऑफिस के काम में उलझा हुआ था। आयशा उसके पास आई और गुस्से से बोली, तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम हमेशा अपने काम में लगे रहते हो और मैं यहाँ अकेली बैठी रहती हूँ। राशिद ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ देखा। वो जानता था कि आयशा की इस शिकायत के पीछे उसकी जिद छुपी हुई है, मगर उसने फिर भी सलीके से जवाब दिया, आयशा, ये काम ज़रूरी है। मैं इसे जल्दी ख़त्म करके तुम्हारे साथ वक़्त बिताना चाहता हूँ। मगर आयशा की नाराज़गी कम नहीं हुई। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारे लिए हमेशा काम पहले होता है। मैं तुम्हारे लिए शायद कोई मायने नहीं रखती। अगर यही हाल रहा तो मैं इस शादी को ज़्यादा दिन नहीं निभा पाऊंगी। राशिद के लिए ये सुनना एक झटका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आयशा इस हद तक चली जाएगी। उसके दिल में अब तक की सारी नाफरमानी और गुरूर का बोझ जमा हो गया था, और अब आयशा की इस बात ने उसके सब्र का बांध तोड़ दिया। उसने गंभीर लहजे में कहा, आयशा, तुम हमेशा अपनी मर्जी की बात करती हो, लेकिन शादी दो लोगों का रिश्ता होता है। अगर तुम इस रिश्ते को सिर्फ अपने हिसाब से चलाना चाहती हो तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं तुम्हें इज्जत देता हूं, लेकिन मुझे भी वही इज्जत चाहिए। आयशा उसकी बात सुनकर एक पल के लिए खामोश हो गई, लेकिन फिर उसने वही ताने भरा लहजा अपनाते हुए कहा, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने काम और दोस्तों की फिक्र है। अगर मैं नाफरमानी करती हूं तो इसकी वजह तुम हो। तुमने मुझे कभी वो तवज्जो नहीं दी जिसकी मुझे जरूरत थी। राशिद ने महसूस किया कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, अगर यही हाल रहा तो शायद हमें इस रिश्ते पर फिर से सोचना पड़ेगा। मैं हमेशा से इस शादी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। आयशा ने यह सुनकर अपना गुरूर और ऊंचा कर लिया। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम समझते हो कि मैं गलत हूं तो तुम्हें अपने हिसाब से फैसला लेना चाहिए। मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। राशिद के लिए यह सब सुनना बेहद तकलीफ देह था। उसने सोचा था कि आयशा के साथ उसकी जिंदगी सुकून भरी होगी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उनकी शादी की बुनियाद में दरार आ गई है। उसने आखिरी बार आयशा की तरफ देखा और कहा,
اگر تمہارا یہی آخری فیصلہ ہے تو شاید ہمیں وقت لے کر الگ الگ سوچنے کی ضرورت ہے۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور راشد کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے باہر آ کر ٹھنڈی ہوا میں گہری سانس لی اور سوچا کہ شاید اب ان کا رشتہ اس موڑ پر آ گیا ہے جہاں سے واپسی مشکل ہے۔ راشد کے باہر جاتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عائشہ پہلے تو اپنی ضد اور غرور میں ہی ڈوبی رہی، مگر جیسے جیسے رات گہرائی اس نے خود کو تنہائی میں گھرا محسوس کیا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی اور بے چین خاموشی اتر آئی۔ رات کے اندھیرے میں اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کی ضد نے اس انسان کو دور کر دیا جو اسے سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ راشد کے جانے کے بعد اس کا کمرہ خالی اور دل اجنبی سا محسوس ہوا۔ عائشہ نے اپنی ساری زندگی اپنے طریقے سے گزاری تھی۔ گھر والے اس کی ہر بات مانتے تھے، دوستوں میں بھی اس کی وہی چلتی تھی، اور اسے لگتا تھا کہ شادی میں بھی سب اس کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ مگر آج جب راشد نے اس کی باتوں کا جواب دیا تو اس کے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی۔ اس کا غرور دھیرے دھیرے پگھلنے لگا تھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولتے ہوئے سوچا، کیا راشد صحیح کہہ رہا تھا؟ کیا میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی؟ وہ ہمیشہ مجھ سے عزت سے پیش آتا تھا، لیکن میں نے اس کی اس عزت کی کوئی قدر نہیں کی۔ رات کے سناٹے میں عائشہ کی سوچ میں راشد کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اسے وہ دن یاد آنے لگے جب راشد نے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں کی تھیں، اس کی پسند کا کھانا بنانا، اس کی فرصت کے لیے چھٹی لینا اور ہر خاص موقع پر اس کے ساتھ رہنا۔ عائشہ نے کبھی ان باتوں کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ راشد ہمیشہ اس کی خوشیوں کے لیے سمجھوتے کرتا رہا، جبکہ اس نے راشد کے لیے کبھی اپنی ضد چھوڑی ہی نہیں۔ عائشہ کی آنکھوں سے اچانک آنسو بہہ نکلے۔ وہ اس احساس سے بوجھل محسوس کر رہی تھی کہ اس کی نافرمانی نے ان کے بیچ دوری پیدا کر دی۔ اس نے پہلی بار اپنے دل میں سچی پچھتاوا محسوس کیا۔ اس کے غرور میں پہلی بار ایک درار آئی اور وہ درار دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگی۔ اگلی صبح راشد نے آفس جاتے وقت عائشہ کو الوداع کہا، لیکن اس کی آواز میں اب وہ گرماہٹ نہیں تھی۔ عائشہ کے دل میں گہرا درد ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ٹھنڈا پن اس کے ہی رویے کی وجہ سے تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا ابھی بھی اس کے پاس موقع ہے کہ وہ راشد سے معافی مانگے اور اپنے غلط رویے کو سدھار لے، مگر اس کا غرور ابھی بھی پوری طرح ٹوٹا نہیں تھا اور وہ معافی مانگنے کا حوصلہ نہیں جٹا پا رہی تھی۔ اگلے کچھ دن بھی یوں ہی گزرے، لیکن اس دوران عائشہ کا غرور دھیرے دھیرے ٹوٹتا گیا۔ وہ ہر روز خود کو اکیلا محسوس کرتی۔ راشد کا پیار اور اس کی دی ہوئی عزت اب اسے ہر بات میں یاد آنے لگی۔ ایک دن جب راشد نے گھر میں خاموشی سے کھانا کھایا اور بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلا گیا تو عائشہ نے اپنی غلطی کو پوری طرح محسوس کر لیا۔ اسے احساس ہوا کہ اب اگر اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو شاید وہ راشد کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ رات کے سناٹے میں عائشہ نے اللہ سے توبہ کی اور دعا کی کہ اسے ہمت ملے کہ وہ اپنی غلطی کو مانے۔ اس نے ٹھان لیا کہ اب وہ خود آگے بڑھ کر راشد سے معافی مانگے گی۔ اگلے دن اس نے راشد کا انتظار کیا اور جیسے ہی وہ گھر آیا، عائشہ نے اپنے سارے غرور کو کنارے رکھ کر اس سے کہا، راشد، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ راشد نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں ناراضگی کی جھلک اب بھی تھی۔ عائشہ نے ہمت جٹا کر آگے کہا، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی مرضی سے فیصلے کیے اور تمہاری باتوں کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ میں اپنے غرور میں یہ بھول گئی تھی کہ تمہاری عزت کرنا اور تمہاری باتوں کو سننا میرا فرض تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ راشد کے دل میں ایک نرمی محسوس ہوئی، لیکن اس نے چپی سادھے رکھی۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور روتے ہوئے کہا، تم ہمیشہ میری خوشیوں کا خیال رکھتے رہے اور میں نے تمہاری اس محبت کی کبھی قدر نہیں کی، مگر اب مجھے اپنی غلطی کا پورا احساس ہے۔ مجھے تمہارا پیار اور تمہاری محبت چاہیے اور میں اپنے رویے میں سدھار لانے کا وعدہ کرتی ہوں۔ راشد نے پہلی بار اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس نے عائشہ کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، مجھے بہت خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔
میں ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں اور ہر فیصلے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ عائشہ نے راحت محسوس کی اور اس نے دل میں یہ نشچے کیا کہ اب وہ اپنی ضد اور غرور کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے گی۔ اس نے راشد کا ہاتھ تھامے رکھا اور دل سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا اور اپنی نافرمانی پر قابو پانے کی طاقت دی۔ اس طرح عائشہ کے دل میں جو عجب آیا وہ ایک نئے رشتے کی شروعات کا سبب بنا۔ اب دونوں کے درمیان نہ صرف محبت بلکہ ایک گہری عزت اور سمجھ بھی تھی۔ عائشہ نے سیکھا کہ شادی کا رشتہ برابری کا ہوتا ہے، جس میں دونوں کو ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس نے اپنے غرور کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا اور اپنے رشتے میں نئی مٹھاس اور سکون محسوس کیا۔